Hello everyone, I am Akash. Today we are going to discuss about functional groups. So functional groups is very important in organic chemistry and as well as in polymer science. Because in organic chemistry you will see आप देखोगे ये organic reactions and functional groups every in every reaction. And in polymer science, without functional groups, without understanding functional groups, polymer science is nothing. Polymer science is nothing without functional groups. So you must have to learn them and know what is the functional groups. इसकी स्टडी करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब हम पॉलीमर साइंस पढ़ रहे होते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस व्हेन दे विल आस्क व्हाट इज द रिएक्शन इज बिटवीन मिथेनॉल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो समटाइम्स वी गॉट कंफ्यूज दैट व्हाट इज मिथेनॉल, व्हाट इज carboxylic acid, how amine, what is amine. We start to find the functional groups in the reactions, so it's very confusing. So it is good if you remember them all. अगर आप ये याद रखते हो या आपको याद है या इनको याद रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है समझना. सो फंक्शनल ग्रुप्स एटम्स, a group of atoms which give all properties to a compound. ये एक ऐसे एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स है जो सारी प्रॉपर्टी देते हैं एक किसी कंपाउंड को. सो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप्स की समझने के लिए. पॉलीमर साइंस में तो सारा ही इनका ही सारा खेल है. सो फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स, a group of atoms which give all properties to a compound. It means these are the compounds and groups which decide and give the whole property to a compound. किसी कंपाउंड को सारी प्रॉपर्टी देते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे क्या होगा. तो सारा इनके ऊपर बेस होता है फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर. जैसे कि अल्कोहल, तो इसमें हमारा जहाँ हम OH ग्रुप देखें, जहाँ OH दिखें तो वो अल्कोहल है. ईथर, ROR, R हमारा अल्काइल ग्रुप होता है जैसे कि मिथाइल, CH3, इथाइल, ये सब ये हमारे अल्काइल ग्रुप हैं. तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है शायद मेरे को, फिर भी क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए. इट्स वेरी कंटिन्यूस सब्जेक्ट. इफ़ यू वांट टू गेन अ गुड ग्रास्प ओवर द रिएक्शंस एंड on chemistry you have to clear your basics are very important. इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग का नहीं पढ़ा, अगर आप कुछ स्टार्टिंग का नहीं जानते केमिस्ट्री में तो आपको आगे का भी समझ नहीं आता. कुछ भी स्टार्टिंग से चलता है इसमें सारा. तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक से बेसिक चीज़ भी आई एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब. आई एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब फ्रॉम स्क्रैच. क्योंकि ऐसे एक मज़ा सा भी नहीं होता कुछ कराने में कि जब तक एकदम स्टार्टिंग से या क्लियरली ना चले चीज़ें. मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो ऐसे ही है. सो एल्डिहाइड, CHO, जहाँ हमें CHO दिखें वो एल्डिहाइड होता है. और हम किसी भी रिएक्शन में जैसे हम देखेंगे किसी भी कंपाउंड में हम देखें मीथेन, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन अल. सो मीथेन अल इज मिथेनल ऐसे आया है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड अगर यूज़ है तो अगर कुछ भी किसी भी कंपाउंड में हम अल देख रहे हैं तो वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन से वहाँ CHO ग्रुप लगा है. ये रीज़न होता है. कीटोन, C के साथ डबल बॉन्ड है तो कीटोन. ये अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन. और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई प्रायोरिटी ऑर्डर. कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी ऑर्डर होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की. अगर आप सीरीज देखोगे, सीक्वेंस देखोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है. ये सबसे ज़्यादा हमें दिखता है रिएक्शंस में. अमीन सबसे ज़्यादा दिखता है. ड्रग डेवलपमेंट में भी इनका सबसे ज़्यादा अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. फिर एसिड हलाइड मतलब हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन फ्लोरीन हमारा अगर किसी कंपाउंड से लगा है, किसी कार्बन से लगा है, तो ये एसिड हलाइड हो जाते हैं। अमाइड, अमीन और अमाइड में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये कार्बन का फ़र्क है कि कार्बन के साथ NH2 अटैच है। ये अमाइड, ईस्टर, एसिड, नाइट्राइड, ये ज़्यादा दिखता नहीं है, तो इसके बारे में छोड़ो। इंपॉर्टेंट था तो मैंने बस लिख लिया, दिख तो रहा नहीं। बाकी मुझे अभी पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीमराइजेशन स्टेप्स के बारे में, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टेप, पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करनी थी। तो उससे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ना के इंपॉर्टेंट हो जाता है। या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना मैंने सोचा कि ज़रूरी समझा मैंने, ताकि हम आगे का स्टार्ट कर सकें तो एक कंटिन्यूटी रहे। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, अगर हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। ये सब तो आराम से हुई है कि ये सारे और भी होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पर ये मैंने यहाँ पे मेन दिखाए हैं सारे। इंपॉर्टेंस, दे कंट्रोल केमिकल रिएक्शन। सो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमारा कंट्रोल करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, कि हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा, किस तरह से वो परफॉर्म होगा, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कंट्रोल करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है तो वो कैसे आगे रिएक्ट करेगा, ये जो सारा रिएक्शन को जो कंट्रोल करते हैं फंक्शनल ग्रुप करते हैं। आपको आगे रिएक्शंस में दिखेगा, वहाँ से बचेगा अच्छे से। दे अलाउ पॉलीमर फॉर्मेशन। सो फंक्शनल ग्रुप हमारा अलाउ करते हैं पॉलीमर फॉर्मेशन होने में। जब भी कुछ पॉलीमर फॉर्म होता है तो जिस तरह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो जिस तरह से हमारे रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से वो ब्रेक होते हैं, रिएक्ट करते हैं, फॉर्मेशन होती है उनकी, वो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। मैसेज आ गया था। They identify homologous series of a compound. ये आइडेंटिफाई करवाते हैं, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज हमारी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज हमारी एक सिमिलर एटम्स की है, सिमिलर हमारे ग्रुप्स की एक सीरीज होती है। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे, उनकी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आते हैं सिमिलर, तो वो हमें हेल्प करने वो हमें ये हेल्प करता है समझने में फंक्शनल ग्रुप्स। और they determine the
टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन है। दे डिटरमाइन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये हेल्प करते हैं कि हम पॉलीमराइजेशन को समझने में कि वो लीनियर है, ब्रांच्ड है या कैसा है, उसे समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, बहुत सारे टाइप के पॉलीमर्स दिखते हैं, तो वो हम जब भी समझ पाते हैं जब हमारे पास एक ये फंक्शनल ग्रुप्स हो, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हो, तभी हम समझ पाते हैं अच्छे से। वो आपको समझ में आएगा जब हम करेंगे क्वेश्चंस, जब तो कहने की बात है। So as I have been talking about the polymers, so now let's see what are polymers. So polymers are molecules created by joining tiny monomers. From a very long time I have been talking about polymers. So now let's finish it. Polymers are molecules created by joining tiny molecules, monomer. Although I had discussed it previously, but let's now in more detailed manner. So ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्रिएट होते हैं टाइनी मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स को ज्वाइन करके एक साथ, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं, खैर। लार्ज मॉलिक्यूल विद लार्ज मासेस, इनकी मास वॉल्यूम जो होती है इनकी लार्ज होती है। जैसे कि पॉलीथिलीन क्रिएट होता है, बहुत सारे इथिलीन के मोनोमर्स को ज्वाइन करके पॉलीथिलीन बनता है। ऑलिगोपॉलीमर्स आर हैविंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑलिगोपॉलीमर मैं बताऊंगा आगे, ऑलिगोपॉलीमर्स भी क्या होते हैं वो भी आएंगे। मोनोमर्स हमारे वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर बाउंडेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। दे आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड एंड एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। वही लॉन्ग चेन जो बनती है पॉलीमर्स, जिसको पॉलीमर कहते हैं, वही मोनोमर्स की ये एबिलिटी होती है। मस्ट हैव एटलीस्ट टू रिएक्टिव साइड्स होनी चाहिए एक पॉलीमर की या फिर एक मॉलिक्यूल की, कि वो बीच में से ब्रेक होके रिएक्ट कर पाएँ, अपनी दो रिएक्टिव साइड्स की वजह से वो रिएक्ट कर पाएँ और पॉलीमर फॉर्म हो पाए। ये आगे रिएक्शंस में आएगा, रिएक्शंस में समझ आएगा सब। स्टेप पॉलीमराइजेशन बस थोड़ी हल्की फुल्की थ्योरी है। स्टेप पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर ग्रोथ इन स्टेप बाय फंक्शनल ग्रुप। एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में यूज़ होता है फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से। एनी टू मॉलिक्यूल्स कैन क्रिएट, दो मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो सकते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, जो कि स्टेप वाइज में चलेगा। और नो एक्टिव सेंटर्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और जो ग्रोथ होती है वो फंक्शनल ग्रुप की ही वजह से होती है। एक्टिव सेंटर्स हमारे कौन से स्टेप पॉलीमराइजेशन है ना, एक हमारा चेन पॉलीमराइजेशन था पहले, वो शायद मैंने डिस्कस नहीं करा, वो मैं भूल गया करना। उसमें थे एक्टिव सेंटर्स, अभी मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। और एग्जांपल जैसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन रिएक्शन, ये हमारे स्टेप पॉलीमराइजेशन के अंदर आते हैं। कंडेंसेशन और एडिशन, कंडेंसेशन की बात आज ही कर लेंगे। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। So let's talk about condensation polymerization and step polymerization.
So condensation polymerization, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमारा, एक सेकेंड, कंडेंसेशन, ये मैं लिख दूँ इसे पॉली कंडेंसेशन। मैं जो बुक यूज़ करता हूँ खुद पॉलीमर साइंस पढ़ने के लिए वो है ये पॉलीमर साइंस बाय वी.आर. गोवेरकर। ये मैं पढ़ता आ रहा हूँ इसी से, आई बीन स्टडीइंग फ्रॉम दिस बुक, so it's a very good and classical book in the and very respected book in the polymer science and the chemistry. So polycondensation, कुछ पॉइंट्स। पॉलीकंडेंसेशन में दो रिएक्टिव साइड्स होती हैं, ये तो शॉर्ट में करवाता हूँ, आप खुद भी पढ़ लोगे। दो रिएक्टिव साइड्स होती हैं जिसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ होते हैं और जिसमें हमारे ग्रुप्स लाइक कौन से, हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, HO, CO, अमीनो NH2, ये सारे ग्रुप्स हमारे कंडेंस होते हैं एक साथ, एक साथ ये एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं। और ये पॉलीकंडेंसेशन में वेरियस रिएक्शन, और ये जो हमारा पॉलीकंडेंसेशन है ये होता है हमारा वेरियस अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ ये रिएक्शन हमारा होता है। और इस रिएक्शन में रिमूवल होता है हमारा, पॉलीकंडेंसेशन में रिमूवल होता है हमारा किसका, बहुत सारे ग्रुप्स का, H2O का हमारा रिमूवल होता है इसमें। हालांकि ये बुक में दिया नहीं हुआ पर मेरे को पता है, बात बुक में दी है, मेरे को पता है H2O का रिमूवल होता है हमारा। और बहुत चीज़ें होती हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप का हमारा रिमूवल होता है। और हमारा होता है अल्कोहल्स का, इन सब का ही मेनली रिमूवल होता है। नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, वीडियो रोक दो, कुछ भी कर लो, ऐसे विश। तो हम कहाँ थे, वेयर वी, सो हाँ पॉलीकंडेंसेशन पे थे हम। थोड़ा मैंने बुला लिया था, मेरे को जाना पड़ गया था कहीं, सॉरी, तो मुझे थोड़ा कट लगाना पड़ा यहाँ पे। तो हम पॉलीकंडेंसेशन की बात कर रहे थे। तो हाँ, तो रिमूवल इसमें था हमारा, H2O का रिमूवल भी था, और CH और HCl का होता है, क्या बात कर रहे थे हम, HCl का भी होता है इसमें, NH का होता है, NH2 का होता है। ये सब चीज़ें हमारी इसमें रिमूवल हमें होती दिख जाएंगी। बाकी कोई बुला लेना एक बार घर में, या कुछ बात हो जाए तो फ्लो टूट जाता है। कोई बात नहीं। तो हम पॉलीकंडेंसेशन में अगर हम सबसे पहला एग्जांपल देखें, पॉलीकंडेंसेशन का, तो वो है हमारे पास, पॉलीकंडेंसेशन का हमारे पास रिएक्शन है क्या, एक है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप विद, ये इसमें इट शोज हाउ दिस रिएक्शंस आर हैपन, रिएक्शन कैसे होते हैं। सो सपोज OH HO माइनस
इससे हमें मिला O, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये सिंपल ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास दो ऐसे अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो H2 का रिमूवल होगा इसमें, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, OH एक H यहाँ से निकला और OH यहाँ से निकला, तो ये हो गया हमारा H2O सिंपल। भाई ये हमारा एक तरह से एल्कोहल हो गया। एल्कोहल ये हमारा क्या करेंगे, ये OH लूज़ करेंगे, OH लूज़ करेंगे तो उनकी टेंडेंसी OH लूज़ करने की होती है, जैसे कि पहले ही बताया हुआ है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H निकलेगा तो H2 बना लेंगे सिंपल। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपस में अटैच हो जाएगा। O बचा, ये C डबल बॉन्ड O बचा, ये आपस में कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही ये बनता रहता है जब तक हमारे पास रिएक्टिव साइट्स हैं या आगे हमारे पास फर्दर रिएक्शन करने के लिए ग्रुप्स हैं तो ही। अब जैसे कि हमारे पास हम ले लें, अगर हम इसमें ले लें मिथेनॉल CH3OH प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये है हमारा एसिटिक एसिड। तो ये बनाएगा CH3COOH। ये CH3COCH3 ये कैसे बना, ये क्या है, सिंपल सी बात है, ये था हमारा मिथेनॉल। लॉजिक भी देंगे कैसे बना, लॉजिक भी है, इसे लिख नहीं रहा। लॉजिक ये है कि ये हमारा बना, ये था हमारा मिथेनॉल, ये था हमारा एसिटिक एसिड। मिथेनॉल और एसिटिक एसिड हुए जब कंबाइन या रिएक्ट जब इनका हुआ तो इसने क्या करा, यहाँ से तो OH निकला, यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला। CH3, ये जो CH3 है यहाँ कनेक्ट हुआ, CH3COO ये CH3 है ही, बस यहाँ से H तो निकल गया और यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, OH निकला, H2O, बाकी कंपाउंड आपस में कनेक्ट कर गया। बस यही हमारा पॉइंट कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे। और ये आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, नो फर्दर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारी अब कोई रिएक्टिव साइट नहीं बची। और ये हमारा एक एस्टर हो गया ये R, ये एस्टर हो गया ना। R क्या होता है हमारा, फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बोल रहे हैं कि एस्टर बनाया, तो क्यों बनाया एस्टर, किसको समझ नहीं आएगा कि एस्टर कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास ये देखो ना, अगर आपको याद होगा RC डबल बॉन्ड OOR, मुझे याद था ये एस्टर होता है, तो मैंने देख लिया अल्काइल ग्रुप COO, तो फिर ये समझ गया मैं एस्टर बनाया। ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप को याद करने से। अब हम ले लें अगर इथिलीन ग्लाइकॉल,
OH CH2 CH2 4O CH C CH3. अब ये है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल EG। एथिलीन ग्लाइकॉल का हमने करवाया वही एसिटिक एसिड से, हमने इसका करवाया, तो ये बन गया हमारा 2-हाइड्रोक्सी इथाइल, मैं लिख नहीं रहा पर समझ लो, 2-हाइड्रोक्सी इथाइल इथेनोएट, 2-हाइड्रोक्सी इथाइल इथेनोएट हमारा बन गया हमारा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या करा, OH निकला, यहाँ से H निकला, तो बस ये आपस में कंबाइन हुए, ये आपस में कंबाइन हुए एक्टिव होगा। So that's it for now. This is a little introduction of the condensation and example of the polycondensation reactions. आगे और भी I will try to give all more examples and more questions. Thank you.